लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और फिर बताया था चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, और फिर बताया था कि चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। याद है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, याद है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर ये मालूम है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे समझते हैं। मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में अगर हम इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब बैटरी लगाते हैं, तो ये वाला सिंबल बैटरी का सबको मालूम है। यस सर। यस सर। बड़ा वाला डंडा का मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले डंडे का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल, है ना। इस पॉइंट को अगर हम ए कहते हैं और इस पॉइंट को अगर हम बी कहते हैं, तो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी because point A is connected with positive terminal of the battery. ठीक है, तो ये होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं। और इसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो जब भी अभी हम लोग कहते हैं कि कोई बैटरी V वोल्ट का है मान लो, तो उस V वोल्ट का मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, दैट इज VA माइनस VB, इसकी वैल्यू V है। ठीक है, तो एनीवे जब ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर इसलिए फ्लो करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर टू लोअर पोटेंशियल है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो एज ए रिजल्ट इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होने लगता है। और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो कन्वेंशनली हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का फ्लो कैसा हो गया, इसमें ऐसा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के फ्लो का। इसका मतलब है, और देखो एक्चुअल में फ्लो तो इलेक्ट्रॉन ही होता है। लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था पॉजिटिव चार्ज तो आई बात समझ में, न्यूक्लियस के अंदर होता है फ्लो, उसका होता नहीं है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, ऐसा बताया था ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा होगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में, है ना। तो ये जो, नहीं सॉरी इसका उल्टा बनाया था ना, नेगेटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा होगा ना, समझ आ रहा है। तो यस जो सर। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन है, इसको हम लोग कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ करंट कहते हैं। सर एक डाउट है बोलो। सर, बट ऐसा क्यों होता है कि करंट का फ्लो ऑपोजिट ही होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से? अपोजिट होता नहीं है। अगर ये बल्ब है ना,
तो बल्ब में करंट इधर से जाए या इधर से जाए, बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, हाँ सर। है ना। इलेक्ट्रिक करंट फिजिकली मूव करता हुआ तो नहीं दिखाई देता है किसी को, नो सर, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। बट नहीं, बट करंट है ये पक्का है। हाँ तो सर। करंट के फ्लो के डायरेक्शन को हमें अपने मन से कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो करके बताना पड़ेगा। यस सर। एक्चुअल मोशन तो इलेक्ट्रॉन का होता है, यस सर। but electron itself carries negative charge over it. यस सर। It means we have assumed that positive charge is moving in the direction opposite to that of the electron. That's why I said this is not the direction of current. This is conventionally taken as direction of current. There is nothing called motion of positive charge because electron is actually moving. So यस सर। since electron is actually moving, it means being negative charge carrier, direction opposite to motion of electron is conventionally taken as direction of motion of positive charge, hence direction of current. तो ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, करंट का एक्चुअल डायरेक्शन किसी को दिखता थोड़ा ना है। सर तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि हमने उसको ऐसे क्यों अज्यूम किया हुआ कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है इलेक्ट्रॉन अज्यूम से, कहाँ क्यों किया उसमें मैंने, अज्यूम कहाँ किया मैंने अज्यूम नहीं किया। सुन इधर, हाँ सर। मान लो मैंने अज्यूम कुछ नहीं किया, इसमें अज्यूम क्या करना है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। और हाँ सर। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, इट इज द इलेक्ट्रॉन which can be transferred from one object to another. तो मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, तो हमें क्या दिखेगा, अभी ये भी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो थोड़ी देर के बाद क्या दिखेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो जाता हुआ किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा नहीं है आज तक। क्या देखा है? नहीं सर। किसी ने नहीं देखा है। तो बट हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा थोड़ी देर के बाद कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये दिखाई देगा हमें। बीच की कोई कहानी किसी को नहीं दिखाई देती है। हाँ सर। तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ए पर आ गया, मान लो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, तो हम क्या कहेंगे कि ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कन्वेंशनली ऐसा ही कहेंगे ना। यस सर। यस सर। ए पर, बी लिख दिया मैंने, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसा बोलेंगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ए से इलेक्ट्रॉन चला गया, ए से नेगेटिव चार्ज चला गया ऐसा बोले, या ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऐसा बोले, दोनों एक ही बात है। यस सर। लेकिन दोनों में से कोई एक ही मुझे फॉलो करना है। तो ये कन्वेंशन बनाया गया कि पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट से रिलेटेड चीजों को हम फॉलो करेंगे और पॉजिटिव चार्ज के मोशन को हम लोग करंट समझेंगे, बट एक्चुअल में मोशन इलेक्ट्रॉन का होता है। क्लियर है? यस सर। है ना। तो इसलिए बार बार मैंने कहा कि वो जो ब्लैक वाला डायग्राम बनाया था, दिस इज कन्वेंशनली टेकन एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इसका एक्चुअल पॉजिटिव चार्ज के मोशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सो दिस इज कन्वेंशनली टेकन एज डायरेक्शन ऑफ करंट। यस सर। ठीक है, इसके बाद
दूंगा मैं लिखने का टाइम, आप ऐसे समझो। स्कूल में वो थोड़ा बहुत ओम्स लॉ पढ़े होगे। यस सर। Yes, sir. तो किसी भी कंडक्टर में अगर कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग बैटरी लगाते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होता है, ये करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो दिस पर्टिकुलर करंट I, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जितना ज्यादा हम बैटरी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ता जाएगा। मतलब दिस V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू I होगा। तो ये जो सम कांस्टेंट है ये हर कंडक्टर के दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक टाइप ऑफ कंडक्टर और दूसरा ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। इस R को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये सब टर्मिनोलॉजी तो मालूम होगी आप लोगों को पहले से। इसका न्यूटन के रिगार्ड में ऐसा यूनिट ओम होता है, ऐसा सिंबल। ये जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है सम कांस्टेंट रो इनटू लेंथ L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। मतलब ये जो ऊपर मैंने कंडक्टर बनाया था, इस कंडक्टर का अगर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो रेजिस्टेंस रो L बाई A होता है। इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है। दो पॉइंट और। फर्स्ट कि रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी मिलेगी। आया समझ में? तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखेंगे, पहले इतना कॉपी कर लो फिर इसके एप्लीकेशन पे आते हैं, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे इसका एप्लीकेशन सिखाना है, वो इम्पोर्टेंट। कॉपी कर लीजिए। सर इन अ सर्किट बैटरी का मतलब एकदम एग्जैक्ट प्रैक्टिकल रोल क्या होता है? हम लोग बोलते हैं इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी करती क्या है सर्किट में? बताऊंगा, सर्किट में अभी तो शुरू नहीं किया ना, बताऊंगा अभी।
सर बोलो। सर मुझे डाउट था कि जैसे हम्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज the electric potential is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. तो सर इसमें मेरे को डाउट था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिव क्यों, जब मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते तो फिर पॉजिटिव क्यों लिया? मतलब तो यूनिट नेगेटिव चार्ज ले लो और उसका नेगेटिव बोल देना, फिर तो भी चलेगा। कोई एक तो बोलना पड़ेगा ना। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जांपल दिया था कि मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का, तो मैंने क्या कहा था, दो बातें बोल सकते हैं। या तो मैं इसको बोल दूं कि वो मेरा कंडक्टर ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बोल दूं, या फिर ये बोल दूं कि उस कंडक्टर से नेगेटिव चार्ज चला गया। दोनों का मतलब एक ही है ना? यस सर। लेकिन दोनों में से आगे की सारी थ्योरी डेवलप करने के लिए मुझे कोई एक कन्वेंशन तो फॉलो करना पड़ेगा ना। या तो हम मान लें कि ऑल अदर, आई मीन एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं, सबको डिफाइन करने में चार्ज तो लगेगा। तो अब बात आती है, या तो हम ये डिसाइड कर ले कि सबका डेफिनेशन हम लोग नेगेटिव चार्ज के रेफरेंस से दें या पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस से दें। तो अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस से डेफिनेशन बनाते हैं तो हर जगह, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, सब में हम लोग डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही यूज करेंगे। और नहीं, अगर आपको अपने मन से यूनिट नेगेटिव चार्ज यूज करना है तो नेगेटिव चार्ज यूज कर लीजिए, सारे डेफिनेशन का सेंस बदल जाएगा। जैसे अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही है ना? यस सर यही है। तो वर्क डन बाय whom? कौन वर्क करता है इसमें, बताओ? सर पता नहीं सर, मतलब कैसे बताऊं? बताना तो पड़ेगा, आधा अधूरा पढ़ने से ही होता है। डेफिनेशन तो तुमने बहुत बढ़िया कहीं से मतलब पढ़ लिया होगा, बताया। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट द पॉइंट इज हु इज डूइंग वर्क एंड व्हाई इट इज बीइंग वर्क इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इंफिनिटी से वहां लाने में वर्क करना क्यों है? बताओ। पता नहीं सर। नहीं, चलो ग्रेविटेशन का एग्जांपल समझो, इसीलिए तुम लोग अभी बच्चे हो, मैं क्या बोलूं। तो इधर देखो, सब इधर देखो, मेरी तरफ दिख रहा हूं मैं? यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत समझ। ये एक मान लो ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लो यूनिट मास 1 kg है। मैं इसको उठाकर यहां से यहां रख दिया, ठीक है। हु इज डूइंग वर्क? आप सर आप कर रहे हो। मैं कर रहा हूं। व्हाई आई एम डूइंग वर्क? सर उसे ऊपर ऊपर ले जाने ऊपर हाइट एक सम एच हाइट तक ले जाने के लिए। बट एच हाइट तक ले जाने के लिए मुझे वर्क करना क्यों पड़ा? सर वो खुद फोर्स से नहीं अप्लाई जाएगा। करने से उसका मोशन होगा। मोशन? सर क्योंकि उसके ऊपर भी ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे, मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा ना। यस सर। तो ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा है, मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं। सो आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। यस सर। ठीक है। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर मैं कहूं, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस बात में तो सबको समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्ट का
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज कर गया ऊपर जाने से, यस सर, ये समझाता तो इट इज वर्क डन बाय मी, और द सेम थिंग कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ही बात है। हाँ सर। यस सर, एक ही या बात। तो पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय मी बोलूं तो एक डेफिनेशन हो गया, या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड बोलूं उससे भी यही डेफिनेशन होगा। हाँ यस सर। सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं, या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। दोनों से मुझे सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में फर्क क्या है? फर्क इतना है कि पॉजिटिव चार्ज पर अगर फोर्स राइट लग रहा है तो नेगेटिव पर उतना ही फोर्स लेफ्ट लगाना पड़ेगा, बट अमाउंट ऑफ वर्क डन में कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, है ना। बट सिंस इन एंटायर इलेक्ट्रोडायनामिक्स all parameters, all electrical variables, they are defined as per motion of positive charge, इसीलिए सारे डेफिनेशन में पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये मतलब नहीं, तुम लोग जो ये सोचते होगे ना कि पॉजिटिव चार्ज तो आता नहीं, आता है। क्यों नहीं आता है? देखो कैसे, सब सुनेगा। इधर लिख चुके हो तुम लोग? यस सर। यस सर। चलो अब मैं ऐसा बताता हूं तुमको। मैं तो आपको एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है वो बताया था। अब सुनो, अब कहानी सुनो। ये एक ऑब्जेक्ट है ए जो कि न्यूट्रल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया, तो अब क्या बन गया? मेरा ए बन गया जिस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यस सर। है ना। अब मैं ए को कहीं भी ले जाऊंगा जहां मन करेगा, तो अब मेरे लिए कौन मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ना। तो ऐसा थोड़ा ना कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। अच्छा ओके सर, ऐसे मतलब अब समझ आया? यस सर, अब समझ आया। तो ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाँ, ऑब्जेक्ट चार्ज होता है बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, but any charged object, whether it is positively charged or negatively charged, they can move mechanically in any direction. So all such definitions which has been defined, keeping the point of view of motion of positive charge is very much true. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार ऑब्जेक्ट ए चार्ज हो गया पॉजिटिवली, इलेक्ट्रॉन के जाने से या इलेक्ट्रॉन के आने से नहीं, कुछ भी, वो तो मूव कर ही सकता है ना। तो वो तो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो ही सकता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। समझ आया कुछ? यस सर, आया। आगे बढ़ूं? यस सर। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, रेजिस्टेंस का मतलब है कोई भी वायर हो वो रेजिस्टेंस ही है। इलेक्ट्रिकली हम लोग प्रॉब्लम में ऐसे दिखाते हैं, बट रेजिस्टेंस ऐसा होता है ऐसा नहीं है। ये जस्ट सिंबल है जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है हमारे डायग्राम में। इसका ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस ऐसा होता है। घर में जहां कहीं भी वायर देखते हो, कुछ भी है, सब में जिसमें करंट फ्लो कर सकता है उसका अपना एक रेजिस्टेंस है। ये जस्ट एक सिंबॉलिकली ऑन द पेपर दिखाने का तरीका है कि इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज्वाइंट होता है तो क्या होता है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस इन अ सर्किट, रेजिस्टेंस इन अ सर्किट।
तो दो तीन चीज सीखते हैं। पहला, मान लो किसी भी सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, मैं जस्ट एक सर्किट का पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू है R3। इसमें कुछ करंट आ रहा है I1, इसमें कुछ करंट आ रहा है I2 और इसमें कुछ करंट जा रहा है I3। कॉमन सेंस हमारा कहता है कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। किसी जंक्शन पर जितना इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा ना। यस ये दोनों ग्रीन वाला इनकमिंग है और ये रेड वाला आउटगोइंग है, तो ये कॉमन सेंस है ना। इस कॉमन सेंस का नाम है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। इस कॉमन सेंस का नाम है किरचॉफ्स जंक्शन रूल। ठीक है, इस कॉमन सेंस को पहले कॉपी कर लीजिए, फिर दूसरा कॉमन सेंस बताता हूँ। लिख लिया सबने? यस सर। चलो, तो मैं दूसरे कॉमन सेंस पे आऊं उससे पहले एक आध देखो। सपोज ये एक रेजिस्टर है, जितना बोलो 5 ओम का रेजिस्टर है। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। ये एक दूसरा रेजिस्टर है, मान लो 3 ओम का।
इस पॉइंट को सी कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और इसमें करंट जा रहा है मान लो 2 एम्पियर का। तो तुम्हें बताना है पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए। इन दोनों का वैल्यू बताइए क्या होगा। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। बताओ। हो गया? सर सर हो गया? हेलो हाँ बोलो। हुआ? सर, ये वी सी मतलब पोटेंशियल एट सी पोटेंशियल एट ए से कम रहना चाहिए ना, तो ही तो करंट ए से सी के साइड फ्लो करेगा, राइट? करेगा तो लेकिन यहाँ पे तो फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि पोटेंशियल एट सी तो किसी चीज का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा नेगेटिव वैल्यू चलेगी, ओके। VA माइनस VB, ए और बी के बीच रेजिस्टेंस 5 है और करंट 2 है, तो ये 10 वोल्ट होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना? बी टू सी 6 तो VB माइनस VC ये 6 वोल्ट होगा। तो मुझे VC माइनस VA चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं
फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? VA माइनस VC मिलेगा। 16 volts. Yes, sir. So adding 1 and 2, we will be getting VA minus VC as 16 volt. So VC minus VA is minus 16 volt. Clear? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। ऐसे ही रैंडमली कुछ दे रहा हूं मैं। ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। इस पॉइंट को A कहते हैं, इस पॉइंट को B कहते हैं, इस पॉइंट को C कहते हैं। A का पोटेंशियल मान लेते हैं 10 वोल्ट है। जो बोलो, B का पोटेंशियल मान लो, क्या मान लो, बोलो 0 वोल्ट है। C का पोटेंशियल बोलो कितना मान लो, 12 वोल्ट है मान लो। रैंडम कुछ नंबर दे रहा हूं। ये मान लो 2 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो 4 ओम है। ठीक है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, R1, R2, R3। आपको तीनों में करंट बताना है। फाइंड करंट इन R1, R2 एंड R3। ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन इसी में डाल देते हैं। इस पॉइंट का नाम को देते हैं D। फाइंड पोटेंशियल एट D। क्वेश्चन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. थोड़ा दिमाग लगाइए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद से सॉल्व होगा। बिलीव मी, बहुत मजा आएगा आपको। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर किसी को? Sir, how to find potential at D? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अपने मन से मैं मान लेता हूं, सब ध्यान से देखना, अपने मन से मैं मान लिया कि डी का पोटेंशियल V है, ठीक है? मुझे नहीं पता V 10 से ज्यादा है या कम है, 0 से ज्यादा है या कम है, 12 से ज्यादा है या कम है, मुझे नहीं पता। अपने मन से मैं मान लेता हूं कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में I1 जा रहा है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में I2 जा रहा है, अपने मन से मान लिया मैं, और इसमें करंट इसी डायरेक्शन में I3 जा रहा है। अब मैंने अपने मन से मान लिया, ठीक है? तो अभी जो मैं, हाँ बोल। सर ऊपर हमने वो जो किरचॉफ जंक्शन रूल किया था, उसमें हमने I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I2, ये जो हमने किया वैसे ही, तो यहाँ पे B के तरफ करंट फ्लो होना चाहिए ना? 2 मिनट सुन लो ना, बताता हूँ। हाँ सर। तो मुझे नहीं पता कि D2B जा रहा है, D2C जा रहा है, D2A जा रहा है, मुझे तो नहीं पता। तो मैं उसी जंक्शन रूल को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर दूं कि मुझे अगर नहीं पता तो मैं सारे करंट को जंक्शन की ओर मान लेता हूं, और मैं लिख देता हूं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 दिस इज इक्वल टू 0। तो एक ही बात हो गई ना। ये बात आपके दिमाग में बैठाना मेरा पर्पस था इस क्वेश्चन के थ्रू। Isn't it the same? जीरो बताओ ना एक बार। अरे किसी एक जंक्शन पर जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग है। यस सर। मीन्स कोई एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है। नो सर। तो जितना एक्युमुलेशन हो रहा है सबका सम 0 है। अब मुझे नहीं समझा 0 क्यों। सर मेरे को भी नहीं समझा, क्योंकि वो 0 तब होता ना जब वो B की तरफ से C की तरफ होता, बट ये तो सुनो, मान लो तुम्हें 10 रुपए पॉकेट मनी मम्मा देती है, 20 रुपीज पॉकेट मनी पापा देते हैं, और तुम्हारा एक कमीना दोस्त है, कितना 10 और 20 बोला था? यस सर। वो तुमसे 30 ले लेता है, तो हिसाब किताब 0 हो गया तुम्हारा। यस सर। तुम्हारे मम्मा ने जितना दिया, पापा ने जितना दिया, और कमीना दोस्त उतना ले गया, तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे जंक्शन पे कुछ नहीं है। सर बट वो ले गया है तो वन ऑफ द करंट शुड बी माइनस। सुनना भाई 2 मिनट, मैं जो कह रहा हूँ वो समझा कि नहीं पहले? यस सर, समझे। यस सर। अब इस बात को अगर मैं ऐसे कहूं कि अमाउंट ऑफ मनी विच इज बीइंग गिवन टू यू बाय योर मदर, बाय योर फादर एंड बाय योर वन ऑफ द कमीना फ्रेंड, सम ऑफ these 3 should be 0. यस सर। Either I should say amount of money given to you by your mother and father equals to amount of money being taken away from you by your friend. यस सर। ये एक तरीका हुआ इस बात को कहने का। यस सर। बट इसी बात को कहने का एक दूसरा तरीका ये भी तो हुआ कि amount of money being given to you by your mother, by your father and by your friend is 0. Sum of amount of money given to you through these 3 sources is 0. यस सर। तो क्या करोगे? तो अब तुमसे पूछो कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कितने पैसे दिए, तो क्या बोलोगे? -30। यस सर, एग्जैक्टली। पापा ने कितने दिए? +20। मम्मा ने कितने दिए? +10। दोस्त ने कितने दिए? -30। So I have assumed from my side
that I1, I2 and I3, all these three are flowing to the junction D only, because I am not knowing कि करंट का डायरेक्शन कैसा है। अब सॉल्व करेंगे, इसमें से जो पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वही है जो हमने अज्यूम किया है, जो नेगेटिव आएगा वो उसका उल्टा होगा। चमका कुछ? सर वो उल्टा क्यों होगा? क्योंकि वो मतलब दूसरी डायरेक्शन से आ रहा है इसलिए ना। जैसे मैं उसी एग्जांपल में पूछूं, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कितने पैसे दिया? -30। -30 बोलोगे ना? तो -30 बोले इसका मतलब क्या है? तुम ये कहना चाहते हो कुछ नहीं दिया, 30 लिया हमसे। ओके सर, समझा। सिमिलरली लेट्स से I3 आ गया -2 एम्पियर, इसका मतलब हमने जो करंट C टू D माना है वो D टू C है। यस सर, समझा। क्लैरिटी है सबको? यस सर। पक्का? यस सर। तो अगर क्लैरिटी है सबको पक्का, तो अब मैं नहीं सॉल्व करने वाला, हिंट दे दिया है मैंने। एक बार खुद से ट्राई करो, और खुद से होता है तो बहुत खुशी होगी, और कुछ नहीं। नहीं होगा फिर भी तो मैं बता ही दूंगा, कोई बात नहीं, बट एक बार कोशिश करोगे आप लोग? और यस सर। कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? चलो देखो, तो इस एजम्पशन के हिसाब से हमने अपने मन से मान लिया कि पॉइंट डी का पोटेंशियल ए से भी कम है, बी से भी कम है, सी से भी कम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे लिखते हैं, I1 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना सब, 10 माइनस वी अपॉन 2। हाँ या ना? बोलो। यस सर। यस सर। ग्रेट। I2 को मैं लिख सकता हूं 0 माइनस वी अपॉन, रेजिस्टेंस कितना लिख दिया था मैंने, कुछ तो रैंडम दे दिया, 3 ओम अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं। और I3 को लिख सकते हैं 12 माइनस वी अपॉन 4। यस सर। ठीक है, तो लिख दिया। इस इक्वेशन से लग रहा है आप लोगों को कि V को फाइंड आउट किया जा सकता है। Yes, sir. तो 5 माइनस वी बाई 2 माइनस वी बाई 3 प्लस 3 minus v by 4, this is equal to 0. So 5 plus 3, 8 is equal to v common, 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. रैंडम सा कुछ आंसर आ सकता है, मैंने यूं ही वैल्यू दे दी है, ध्यान नहीं दिया मैंने। सो v एलसीएम ले लिया मैंने 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 13v by 12। So V की वैल्यू 12 जा 96 अपॉन 13 वोल्ट। तो B का आंसर मिल गया। पार्ट बी का आंसर मिल गया आप लोगों को। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। अब आप I1, I2 और I3 तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो कैलकुलेट करके मुझे बताइए, ऑटोमेटिकली कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कौन सा करंट किधर कितना जा रहा है, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार कैलकुलेट करके बताओ। तो तीनों नेगेटिव है। तीनों कैसे नेगेटिव आएगा? तीन Sir, नेगेटिव, सिर्फ सेकेंड वाला नेगेटिव आ रहा है। तीन नेगेटिव नंबर का सम जीरो थोड़ी ना हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है तीनों नेगेटिव है। सर I2 नेगेटिव है, 1 और 3 पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, मतलब ये हो सकता है, तीन नेगेटिव नंबर का सम जीरो नहीं हो सकता ना कभी। हो गया सबका, आगे बढ़ो।
बोलो। Yes. आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। तो वैल्यू तुम लोग लिख लोगे ना, या मुझे लिखने की जरूरत है? मैंने रैंडमली कुछ नंबर दे दिया, अब तो वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो ना। ठीक है, एक और देखो। एक और ऐसे ही रैंडमली मैं कुछ बना रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, 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 ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये मान लो 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 10 ओम है, ये पॉइंट मान लो सी है, ये पॉइंट मान लो डी है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मान लो 5 एम्पियर का करंट है, ये ग्रीन वाला, सॉरी जो भी कलर है रेड वाला, ये 2.5 एम्पियर का करंट है। ठीक है, इसमें भी कुछ करंट होगा, इसमें भी कुछ करंट होगा, इसमें भी कुछ करंट होगा, होगा ना। इसका नाम दे देते हैं I1, इसका नाम दे देते हैं I2, इसका नाम दे देते हैं I3। ठीक है, फाइंड I1, I2 एंड I3। कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ आया कि क्या ढूंढना है? यस सर। कोशिश कीजिए फिर।
सर सर हाँ हाँ बोल ना। सर जैसे मतलब जो आपने ऊपर 2 और 3 वोल्ट्स लिखा है सर, 2 और 3 ओम्स लिखा है और नीचे 4 और 6 ओम्स लिखा है, तो ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टाइप ऑफ बन गया। तो जो बीच वाला जो 10 मुझे ओम है नहीं मालूम व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सिखाया आपको। सर, उसमें से तो सर मतलब I2 0 है। यस सर, एग्जैक्टली 0 होना चाहिए। अरे मैंने नहीं सिखाया, आपको कैसे पता ये बताइए मुझे। सर नहीं, मैंने आपने जो अभी सीखा मतलब वही उसी मेथड से किया। हाँ कैसे, वही बताइए। सर पहले पहले अभी A to D में ना, A to D में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया तो वो भी 10 आया, A to C में भी पोटेंशियल डिफरेंस 10 आया। तो बाद में इन को वैल्यूज को मतलब माइनस किया तो VC माइनस VD 0 आया। वेरी गुड, मतलब बहुत इसका बढ़िया। 0 है, फिर वो हम्म मतलब 0/10 आएगा, फिर वो 0 ही हो जाएगा I2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्हीटस्टोन ब्रिज मुझे नहीं आता बेटा, मुझे नहीं पता वो सब, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझे इतना आता तो फिर बात क्या थी। कॉमन सेंस, मेरा पर्पस है सिर्फ आपके दिमाग में अभी जंक्शन रूल बैठाना। तो जंक्शन रूल बैठाने के हिसाब से देखो, जैसा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 = I1 + I2, लिख सकते हैं। हाँ सर। और जो डायग्राम यहाँ है जंक्शन डी पर, मैं लिख सकता हूँ 2.5 + I2 = I3। हाँ सर। जंक्शन रूल अभी देखा था, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब अभी सिखाया था कि करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो VA माइनस VC, ये 5 × 2 दैट इज 10 वोल्ट हो जाएगा, होगा? यस सर। यस सर। VA माइनस VD, ये मेरा 2.5 × 4 दैट इज 10 वोल्ट हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ देखकर आपको ये दोनों इक्वेशन देखकर समझ आता होगा कि VC और VD इक्वल है। यस सर। और since VC and VD are equal, I2 0 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो सर I2 0 हो गया। अब I2 अगर 0 हो गया तो इक्वेशन 1 से हम बता सकते हैं कि I1 is nothing but 5 एम्पियर। 2 से हम बता सकते हैं कि I3 is nothing but 2.5 एम्पियर। तो I1, I2, I3 सब मिल गया। यस सर। बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर, VC और VD इक्वल आने पे I2 0 कैसे आया सर? इसका मतलब है C और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, हाँ सर। तो नो पोटेंशियल डिफरेंस मींस नो करंट। हाँ समझ गया सर। लिख लीजिए जल्दी। आगे बढ़ूं? यस सर। एक और देखो,
कुछ भी तुम बताओ। इसका 2 ओम, इसको बोलो कितना कर दूं? 4 ओम, इसको कितना कर दूं बोलो? 6 और 8 कुछ भी कर दो। 8 कर दो, चलो 8 ओम ऐसा कर दिया। पॉइंट ए का पोटेंशियल दे दिया मैं, मान लो 12 वोल्ट, और पॉइंट सी का पोटेंशियल मैंने दे दिया 24 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एट ऑफ ए। समझ आया? यस सर। कोशिश कीजिए। इसमें करंट कांस्टेंट है मतलब? मुझे नहीं पता कुछ भी, जो है यहीं पे है, खुद सोचो क्या होगा नहीं होगा।
आया कुछ आंसर? एक मिनट। सर मुझे 18 वोल्ट्स आ रहे हैं। चलो अभी देखते हैं। यहां से यहां ये करंट कितना होगा? सॉरी उल्टा बना दिया मैंने। बी और सी में हायर पोटेंशियल कौन है? सी है। 24 तो इसमें तो करंट कितना जाएगा? 1.5 एम्पियर। हाँ 12/8 1.5 एम्पियर जाएगा इसमें। अब समझो, इस बात को जरा समझो। If it has been said that potential of B and C is maintained, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी सोर्स हो, बैटरी कुछ भी हो सकता है ना, करंट ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, इसका ये मतलब हुआ ना? यस सर। तो ये जो करंट ऐसे गया उसमें 1.5 तो इधर गया, इधर कुछ गया होगा, लेट इट बी आई। यहां जाने के बाद जंक्शन रूल, वही आई इधर भी आया होगा, है ना? हाँ सर। है ना? यस सर। ए का पोटेंशियल मैं अपने मन से वी मान लेता हूं। तो ए का पोटेंशियल अगर मैं अपने मन से वी मान लिया तो देखना ध्यान से, 24 माइनस वी बाई 4, ये जितना होगा v माइनस 12/2 उतना ही होगा। हाँ सर। ये बात समझ आई सबको? यस सर कि जितना यस सर। जा रहा है उतना ही निकलेगा। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब है 24/2 दैट इज 12 माइनस v/2 इज इक्वल टू v माइनस 12। तो 24 इज इक्वल टू 3v/2। So V will become 16 volt। आया था किसी को? सर मुझे 18 आया, मैंने वो डायरेक्शन उल्टा ले लिया करंट का, A to B मैंने B to A ले लिया गलती से। आया समझ में? आया समझ में या कोई डाउट है? आया सर, समझ में आया। समझ में आया सर। क्या हुआ? सर ये जो 24 माइनस वी अपॉन 4 इज इक्वल टू वी माइनस 12/2 इसलिए क्योंकि वो कनेक्टेड है ना, मतलब। हाँ, पॉइंट ए पर जंक्शन है 2 वायर का, तो एक वायर से जितना आ रहा है पॉइंट ए पर, दूसरे वायर से उतना ही जाएगा ना। ओके सर। So if current I is flowing from C to A, then definitely the same amount of current is flowing from A to B. यस सर। पक्का? यस सर। सर मेरा एक डाउट है। बोलना। सर आपने बोला ना जैसे C to A जाएगा तो वैसे ही A to B जाएगा, तो वैसे B के केस में C to B जाएगा तो B to A क्यों नहीं जा सकता? हाँ, क्योंकि B और C, देखो 2 और एक्स्ट्रा वायर जो बाद में मैंने बनाए हैं, अगर मैं कह रहा हूं कि B to C का पोटेंशियल B और C का फिक्स्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, ध्यान से सुनना, इस बात का मतलब ये नहीं हुआ क्या कि मैंने इन दोनों के बीच एक बैटरी लगा रखी है? इसका ये मतलब नहीं हुआ। If I am saying potential at B is fixed, potential at C is fixed, तुम कह रहे हो कि ये तीनों में एक ही करंट घूमता रहेगा, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। वो कैसे घूमता रहेगा? मतलब सोर्स कहाँ है? बिना बैटरी के 3 रजिस्टर जोड़ दोगे और करंट घूमता रहेगा?
एक्चुअल में इस डायग्राम का ये मतलब है कि B और C के बीच बैटरी लगा दिया गया है और बैटरी है, मैंने उल्टा बना दिया, इधर वाला ज्यादा है ना, ऐसा बैटरी है 12 वोल्ट की, इसका यही मतलब हुआ ना। तो अब क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर से जो करंट ऐसे जा रहा है उसका एक पोर्शन इधर जा रहा है, एक पोर्शन इधर जा रहा है, ये वाला पोर्शन वापस इधर से आ रहा है, ये वाला पोर्शन वापस, और दोनों मिलके फिर बैटरी में वापस जा रहा है। तो यहाँ से जो आउट इनकमिंग है विच इज I प्लस 1.5, यहाँ से उतना ही बाहर निकल रहा है, I इधर से आया, 1.5 इधर से आया। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय Bye. सर। बाय सर, थैंक यू सर। Right. नंबर है दिल्ली का 10